क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीख, एक पल का गुस्सा आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है? कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा स्कूल से आता है और कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता। आपका दिल टूट जाता है। लेकिन सच तो ये है कि शायद वो सब कुछ हमारे ही घर से शुरू हुआ था। उन छोटे छोटे पलों में जब हमने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया जो हमें नहीं कहना चाहिए था। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ पेरेंटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने बचपन, हमारे घावों और हमारी हीलिंग के बारे में है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने आप से मिलवाएगी और फिर आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी ताकि आप अच्छे इंसान तैयार कर सकें। हंटर क्लार्क फील्ड्स की किताब रेजिंग गुड ह्यूमंस सिर्फ एक पेरेंटिंग गाइड नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वे वही गलतियां दोहरा देते हैं जो उनके माता पिता ने उनके साथ की थी। क्यों? क्योंकि हम सब एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, एक साइकिल में जो जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही है। कहानी शुरू होती है एक सामान्य घर से, जहां एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि वो अपना कमरा साफ करे। बच्चा नहीं सुनता। माँ की आवाज तेज होने लगती है, फिर चीखें आने लगती हैं और अंत में वे शब्द जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते, तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक मोमेंट है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये मैसेज फॉरएवर के लिए स्टोर हो जाता है। वो बच्चा बड़ा होकर सोचता है कि वो काबिल नहीं है, कि उससे कुछ नहीं होगा, और जब वो बच्चा खुद पेरेंट बनता है तो वही पैटर्न रिपीट होता है। हंटर क्लार्क फील्ड्स हमें बताती हैं कि ये साइकिल तोड़ी जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। उन्होंने अपनी खुद की जर्नी शेयर की है, कैसे वे भी इस स्ट्रगल से गुजरी हैं। वे बताती हैं कि कैसे एक दिन उन्होंने अपनी बेटी पर चिल्लाया और फिर अपनी बेटी की आंखों में वो डर देखा जो उन्होंने खुद बचपन में अपनी माँ की आंखों में देखा था। उस पल में उन्हें समझ आया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बदला तो ये साइकिल चलती रहेगी। तो सवाल ये है कि हम कहां से शुरू करें? हंटर कहती हैं कि सबसे पहली चीज है माइंडफुलनेस। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंडफुलनेस का पेरेंटिंग से क्या कनेक्शन है। देखिए, जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, और यही वो डिफरेंस है जो एवरीथिंग बदल देता है। सोचिए, एक सिचुएशन, आपका बच्चा दूध का गिलास गिरा देता है, फ्लोर पर दूध फैल जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप तुरंत रिएक्ट करें, कितनी बार कहा है ध्यान से पकड़ो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक गहरी सांस लें, पॉज करें और फिर रिस्पॉन्ड करें। अरे, गिलास गिर गया, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट्स होते हैं, चलो साथ में साफ करते हैं। पहली रिएक्शन बच्चे को यह मैसेज देती है कि वो केयरलेस है, कि उससे हमेशा गलती होती है। दूसरी रिस्पॉन्स बच्चे को यह सिखाती है कि मिस्टेक्स नॉर्मल है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। ये छोटा सा डिफरेंस एक बच्चे की पूरी पर्सनालिटी शेप करता है। लेकिन माइंडफुल रहना इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब अपने ट्रिगर्स लेकर घूम रहे हैं। एक ट्रिगर वो मोमेंट है जब कुछ ऐसा होता है जो हमारे पास्ट के किसी पेनफुल मेमोरी को एक्टिवेट कर देता है और हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगते हैं। हंटर बताती हैं कि उनकी एक ट्रिगर थी जब उनके बच्चे उन्हें इग्नोर करते थे। इससे उन्हें वो फीलिंग आती थी जब बचपन में उनके पेरेंट्स उन्हें इग्नोर करते थे और वे ऑटोमेटिकली चीखने लगती थीं। जब हमें अपने ट्रिगर्स पता होते हैं तो हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। हंटर ने एक पावरफुल एक्सरसाइज शेयर की है। अगली बार जब आप अपने बच्चे पर चिल्लाने वाले हों तो रुकिए, अपने आप से पूछिए, मैं एक्चुअली किस बात से अपसेट हूं? क्या ये रियली मेरे बच्चे के बारे में है या ये मेरे अपने पास्ट के बारे में है? ये क्वेश्चन आपको खुद को समझने में मदद करेगा। अब बात आती है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें विदाउट बीइंग हार्श। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हमें सिखाया गया था कि बच्चों को डांट फटकार से सही रास्ते पर लाया जाता है, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। जब हम बच्चों को डराते हैं या शर्मिंदा करते हैं तो वे सीखते नहीं हैं, वे बस हमसे डरने लगते हैं। हंटर एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट शेयर करती हैं, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन से पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। जब एक बच्चा मिसबिहेव करता है तो उसके पीछे हमेशा एक रीजन होता है। शायद वो टायर्ड है, शायद हंगरी है, शायद उसे अटेंशन चाहिए, या शायद वो कोई बड़ी फीलिंग प्रोसेस कर रहा है जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटी बच्ची अपने भाई को मार देती है। ट्रेडिशनल अप्रोच होगा, ये बहुत बुरी बात है, तुम्हें टाइम आउट में जाना होगा। लेकिन माइंडफुल अप्रोच होगा, पहले बच्ची को होल्ड करना,
उससे पूछना कि वो कैसा फील कर रही है, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। तुम अपने भाई से नाराज थी ना, मुझे समझ आ रहा है, और फिर सिखाना, लेकिन मारना सही नहीं है। जब तुम नाराज हो तो तुम वर्ड्स यूज कर सकती हो। तुम कह सकती हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये अप्रोच बच्ची को दो चीजें सिखाता है। पहला, कि उसकी फीलिंग्स वैलिड है, और दूसरा, कि उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के हेल्दी वेज है। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ ये सिखाता है कि फीलिंग्स को सप्रेस करना है और पनिशमेंट से डरना है। हंटर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करती हैं जो इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये आइडिया कि हमें अपने बच्चों को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। हमारी कल्चर में ये बिलीफ बहुत स्ट्रांग है कि बच्चे रॉ मटेरियल है जिन्हें हमें शेप करना है। लेकिन सच तो ये है कि हर बच्चा ऑलरेडी कंप्लीट है। उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी स्ट्रेंथ्स है, अपनी चैलेंजेस है। हमारा काम उन्हें मोल्ड करना नहीं है, बल्कि उन्हें गाइड करना है कि वो अपना बेस्ट वर्जन कैसे बने। ये अप्रोच इंडियन सोसाइटी में थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि पेरेंट्स को हर चीज कंट्रोल करनी चाहिए। बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या करियर चूज करेगा, किससे दोस्ती करेगा। लेकिन हंटर बताती हैं कि जब हम बच्चों को ऑटोनॉमी देते हैं, जब हम उन्हें अपने डिसीजंस लेने देते हैं एज अप्रोप्रिएट तरीके से, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल बनते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसका मतलब है कि हम बाउंड्रीज नहीं सेट करें? बिल्कुल नहीं। बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं, लेकिन बाउंड्रीज सेट करने का तरीका मैटर करता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में बाउंड्रीज डर और कंट्रोल के थ्रू सेट की जाती हैं। मैं कह रहा हूं इसीलिए करो। माइंडफुल पेरेंटिंग में बाउंड्रीज रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ सेट की जाती हैं। मुझे पता है तुम और खेलना चाहते हो, लेकिन अब सोने का टाइम है क्योंकि तुम्हें रेस्ट चाहिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हंटर एम्फेसाइज करती हैं। हमें अपने बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करना जरूरी है, लेकिन हर बिहेवियर को अलाउ नहीं करना है। इट्स ओके टू फील एंग्री, बट इट्स नॉट ओके टू हिट। ये एक पावरफुल मैसेज है। फीलिंग्स ऑलवेज वैलिड है, लेकिन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आप ये सब सुनकर इंस्पायर हो रहे हैं और ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बुक समरी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी किताबें लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक की, इमोशंस। इंडियन हाउसहोल्ड्स में इमोशंस को एक्सप्रेस करना अक्सर डिस्करेज किया जाता है, खासकर बॉयज के लिए। लड़के रोते नहीं हैं। ये सेंटेंस कितने बॉयज की इमोशनल डेवलपमेंट को डैमेज कर देता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। हंटर बताती हैं कि इमोशंस को सप्रेस करना एक टाइम बॉम्ब की तरह है। वे इमोशंस कहीं नहीं जाते, वे बस अंदर ही अंदर बिल्ड होते रहते हैं और फिर किसी और फॉर्म में बाहर आते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में। तो हम क्या करें? हमें अपने बच्चों को इमोशनल लिटरेसी सिखानी होगी। इसका मतलब है उन्हें यह सिखाना कि डिफरेंट इमोशंस क्या होती हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें और उन्हें हेल्दी वेज में कैसे एक्सप्रेस करें। जब एक 3 साल का बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर गई, तो उसके लिए ये दुनिया का एंड है। हमें उसकी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करना चाहिए, बस इतनी सी बात पर रो रहे हो, बल्कि वैलिडेट करना चाहिए। मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो, तुम्हारी आइसक्रीम गिर गई और तुम उसे बहुत पसंद करते थे। ये छोटा सा वैलिडेशन बच्चे को ये मैसेज देता है कि उसकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, कि वो हर्ड है। और जब बच्चे फील करते हैं कि उनकी फीलिंग्स वैलिड हैं, तो वे बड़े होकर इमोशनली इंटेलिजेंट अडल्ट्स बनते हैं जो अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। हंटर एक फैसिनेटिंग रिसर्च शेयर करती हैं। जो बच्चे अपनी इमोशंस को हेल्दी वेज में एक्सप्रेस कर पाते हैं, वे स्कूल में बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स स्ट्रॉन्गर होती हैं और वे फ्यूचर में मेंटल हेल्थ इश्यूज से कम सफर करते हैं। तो एसेंशियली जब हम अपने बच्चों को उनकी इमोशंस के साथ हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने में हेल्प करते हैं, तो हम उन्हें लाइफ के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब एक और डायमेंशन है जो हंटर एक्सप्लोर करती है, सेल्फ कंपैशन। ये कॉन्सेप्ट इंडियन पेरेंट्स के लिए शायद सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारी कल्चर में सेल्फ क्रिटिसिज्म को एक वर्च्यू माना जाता है। मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूं, मैं काफी नहीं कर रहा, मुझसे बहुत गलतियां हो रही हैं। ये थॉट्स लगभग हर पेरेंट के माइंड में चलते रहते हैं। लेकिन हंटर बताती हैं कि ये सेल्फ क्रिटिसिज्म एक्चुअली हमारी पेरेंटिंग को वर्स बना देती है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद के साथ हार्श होते हैं, तो वो एनर्जी हमारे बच्चों तक ट्रांसफर होती है। जब हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, तो हम अपने बच्चों को भी फॉरगिव नहीं कर पाते। जब हम अपनी मिस्टेक्स के लिए खुद को पनिश करते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी उनकी मिस्टेक्स के लिए पनिश करते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने साथ वैसे ही ट्रीट करना जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते। अगर आपकी फ्रेंड आपको बताए कि उसने अपने बच्चे पर चिल्ला दिया, तो आप उसे क्या कहेंगी? शायद, इट्स ओके, यू आर ह्यूमन, पेरेंटिंग इज हार्ड, आप बहुत अच्छा कर रही हो।
लेकिन जब हम खुद ये करते हैं तो हम खुद से कहते हैं तुम ऐसी बेकार माँ या पापा हो, तुम्हारे बच्चे को बेटर पेरेंट्स डिजर्व थे। ये अनफेयर है। हंटर एक पावरफुल प्रैक्टिस शेयर करती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जो आपने उस दिन अपनी पेरेंटिंग में अच्छा किया। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन को रीवायर करती है। धीरे धीरे आप अपनी मिस्टेक्स पर फोकस करने के बजाय अपनी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो हंटर डिस्कस करती हैं, रिपेयर। हम सब गलतियां करते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों पर चिल्ला देते हैं, कभी अनफेयर हो जाते हैं, कभी उन्हें हर्ट कर देते हैं। लेकिन इन मोमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिपेयर करना। रिपेयर का मतलब है अपनी गलती को एक्नॉलेज करना, जेन्युइनली अपोलोजाइज करना और बेटर करने की कोशिश करना। इमेजिन करिए, आप अपने 7 साल के बेटे पर बिना रीजन चिल्ला देते हैं क्योंकि आपका ऑफिस में बुरा दिन था। बाद में आपको गिल्ट फील होता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप इसे इग्नोर करें क्योंकि पेरेंट्स कभी सॉरी नहीं बोलते, या फिर आप अपने बेटे के पास जाएं और कहें, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बिना वजह चिल्लाया, तुमने कुछ गलत नहीं किया था, मेरा ऑफिस में बुरा दिन था और मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल दिया, ये गलत था। ये सेकंड ऑप्शन आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है कि अडल्ट्स भी मिस्टेक्स करते हैं, कि सॉरी बोलना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं, कि रिलेशनशिप्स में रिपेयर पॉसिबल है और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो लव्ड है। हंटर एक फैसिनेटिंग पॉइंट रेज करती है। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में ये बिलीफ है कि अगर पेरेंट्स अपोलोजाइज करें तो उनकी अथॉरिटी कम हो जाती है, लेकिन रिसर्च एग्जैक्टली ऑपोजिट शो करती है। जब पेरेंट्स अपनी मिस्टेक्स के लिए अपोलोजाइज करते हैं तो बच्चे उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं। अब बात करते हैं एक और एस्पेक्ट की, जो है टेक स्क्रीन्स। ये टॉपिक हर पेरेंट के लिए बहुत रेलेवेंट है। हंटर बताती है कि कंप्लीटली स्क्रीन्स को बैन करना या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। द सोल्यूशन लाइज इन माइंडफुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टॉक करने की एक टेक्निक बताती हैं कि हम स्क्रीन टाइम को एज ए रिवॉर्ड यूज नहीं कर सकते, या फिर अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें फोन देंगे, क्योंकि इससे बच्चे के माइंड में स्क्रीन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें बच्चों को यह समझाना चाहिए कि स्क्रीन टाइम एक एक्टिविटी है जैसी बाकी एक्टिविटीज, लेकिन इसे एक लिमिट में करना चाहिए। तो हम अपने बच्चों के साथ मिलकर स्क्रीन टाइम का एक शेड्यूल बना सकते हैं, जिसमें वे कुछ टाइम स्क्रीन देखेंगे और कुछ टाइम आउटडोर खेलेंगे। एक और चीज जो हंटर एम्फसाइज करती हैं वो है क्वालिटी ऑफ स्क्रीन कंटेंट। स्क्रीन टाइम बुरा नहीं है, बट डिपेंड करता है कि बच्चा क्या देख रहा है। एजुकेशनल और इंटरैक्टिव कंटेंट अच्छा है, लेकिन पैसिव कंजम्पशन ऑफ एंडलेस वीडियोस बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और हंटर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, पेरेंटिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हम सब सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम अपने अंदर के बच्चे के साथ भी कनेक्ट करते हैं, और इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है। इस बुक को पढ़कर आपको भी ये समझ आएगा कि पेरेंटिंग एक बोझ नहीं, एक गिफ्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है, लव करने का, सीखने का और ग्रो करने का। एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है हर बच्चे के साथ अलग से कुछ टाइम स्पेंड करना, भले ही वो सिर्फ 15 मिनट हो। इस टाइम में सिर्फ उस बच्चे पर फोकस होना चाहिए। नो फोन, नो अदर सिबलिंग्स, जस्ट वन-ऑन-वन कनेक्शन। ये प्रैक्टिस बच्चों में सिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप करती है। अब एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है जो हंटर डीपली एक्सप्लोर करती हैं, जेनरेशनल ट्रॉमा और पैटर्न। हम सब अपने पेरेंट्स से कुछ पैटर्न्स इनहेरिट करते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। शायद आपकी माँ हमेशा परफेक्शनिस्ट थी, तो आप भी अपने बच्चों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करने लगते हैं। शायद आपके पापा इमोशनली डिस्टेंट थे, तो आप भी अपने बच्चों से इमोशनल कनेक्शन बनाने में स्ट्रगल करते हैं। ये पैटर्न्स अनकॉन्शियसली ट्रांसफर होते हैं जनरेशन से जनरेशन। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये रिकॉग्नाइज करना कि कौन से पैटर्न्स हमने इनहेरिट किए हैं और कौन से पैटर्न्स हम अपने बच्चों को पास करना चाहते हैं और कौन से नहीं। हंटर अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हैं। उनकी माँ बहुत क्रिटिकल थीं, हमेशा उनमें फ्लॉज ढूंढती थीं। बड़ी होकर हंटर ने रियलाइज किया कि वे भी अपनी बेटी में फ्लॉज ढूंढने लगी थीं। जब उन्हें ये अवेयरनेस आई तो उन्होंने कॉन्शियसली ये पैटर्न बदलने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी बेटी की स्ट्रेंथ्स को नोटिस करना और अप्रिशिएट करना शुरू किया। धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना सल्यूशन नहीं है। शायद उन्होंने भी वही किया जो उन्हें सिखाया गया था, उनके साथ भी वही किया गया था। हीलिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस, ब्लेम नहीं।
जब हम अपने पेरेंट्स को फॉरगिव करते हैं तो एक्चुअली हम खुद को फ्री करते हैं। हंटर एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं, पेरेंटिंग फ्रॉम ओवरफ्लो नॉट फ्रॉम डेफिसिट। इसका मतलब क्या है? जब हम इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं तो हमारी पेरेंटिंग रिएक्शनरी हो जाती है। हम क्विक टेम्पर्ड होते हैं, हम पेशेंस नहीं रख पाते, हम प्रेजेंट नहीं रह पाते। लेकिन जब हम अपना ध्यान रखते हैं, इनफ स्लीप लेते हैं, हेल्दी खाते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, तो हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट इंडियन पेरेंट्स के लिए रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि हमारी कल्चर में सेल्फ केयर को सेल्फिश माना जाता है। मेरे बच्चे हैं, मैं अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकता हूं? लेकिन हंटर बताती हैं कि ये थिंकिंग फ्लॉड है। जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो हम इवेंचुअली बर्न आउट हो जाते हैं और फिर हम अपने बच्चों के लिए भी प्रेजेंट नहीं रह पाते। वे एक ब्यूटीफुल मेटाफर यूज करती हैं। एयरप्लेन में ऑक्सीजन मास्क की इंस्ट्रक्शन याद है? पहले खुद मास्क लगाओ, फिर बच्चे को हेल्प करो। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रीद नहीं कर पा रहे तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। पेरेंटिंग में भी यही लॉजिक है। सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप स्पा में पूरा दिन बिताएं, हालांकि अगर कभी मौका मिले तो जरूर जाइए। सेल्फ केयर छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना, अपनी फेवरेट बुक के कुछ पेजेस पढ़ना, एक फ्रेंड से बात करना या बस क्वाइटली चाय पीना। ये माइक्रो मोमेंट्स ऑफ सेल्फ केयर आपकी इमोशनल टैंक को रीफिल करते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज की, स्क्रीन टाइम। आज के डिजिटल एज में ये सबसे बड़ी पेरेंटिंग चैलेंजेस में से एक है। हंटर बताती हैं कि स्क्रीन टाइम इटसेल्फ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनहेल्दी रिलेशनशिप विद स्क्रीन्स। जब स्क्रीन्स एक बेबी सिटर बन जाती हैं, जब वे कनेक्शन की जगह ले लेती हैं, जब वे बच्चों के लिए इमोशंस को रेगुलेट करने का प्राइमरी टूल बन जाती हैं, तब ये प्रॉब्लमैटिक होता है। सही अप्रोच है कॉन्शियस और बैलेंस्ड। स्क्रीन्स को कंप्लीटली बैन करना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडलिंग हेल्दी स्क्रीन यूज। अगर हम हर वक्त अपने फोन में घुसे रहते हैं तो हम अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वे स्क्रीन से दूर रहें? हंटर एक पावरफुल प्रैक्टिस सजेस्ट करती हैं, डिवाइस फ्री जोन्स और डिवाइस फ्री टाइम्स बनाना। मसलन डिनर टेबल एक डिवाइस फ्री जोन हो सकता है जहां कोई फोन नहीं लाएगा, या सोने से पहले का 1 घंटा डिवाइस फ्री टाइम हो सकता है जब पूरा फैमिली साथ में टाइम स्पेंड करे। एक और डायमेंशन है जो हंटर ब्यूटीफुली एड्रेस करती हैं, ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन। रिसर्च शो करती है कि जो फैमिलीज रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं वे हैप्पियर और मोर कनेक्टेड होती हैं। ये बहुत सिंपल है। हर दिन डिनर के टाइम हर फैमिली मेंबर एक चीज शेयर करे जिसके लिए वे ग्रेटफुल हैं। ये प्रैक्टिस 2 काम करती है। एक, ये बच्चों को पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करना सिखाती है बजाय हमेशा कंप्लेन करने के। 2, ये फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करती है। जब हम रेगुलरली ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। हम लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। हंटर एक महत्वपूर्ण बात कहती है, गुड पेरेंटिंग का मतलब परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सब स्ट्रगल करते हैं, हम सब ऐसे दिन देखते हैं जब हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन है। परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश करना एक्चुअली हार्मफुल है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। बेटर गोल है गुड इनफ पेरेंट बनना। गुड इनफ पेरेंट वो है जो ट्राई करता है, जो अपनी मिस्टेक से सीखता है, जो अपने बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और जो ग्रोथ के लिए ओपन रहता है। यही काफी है, यही बहुत है। हंटर एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करती है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेहद रेलेवेंट है, एक्सटेंडेड फैमिली और उनका इन्फ्लुएंस। हमारे यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, मामी मौसा सब पेरेंटिंग में अपनी राय देते हैं और अक्सर उनकी पेरेंटिंग स्टाइल हमारी स्टाइल से बहुत डिफरेंट होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, तो हम इसे कैसे हैंडल करें? हंटर सजेस्ट करती हैं कि पहले अपने पार्टनर के साथ अलाइन हो जाइए कि आप दोनों किस तरह की पेरेंटिंग करना चाहते हैं। फिर रिस्पेक्टफुली लेकिन फर्मली अपनी बाउंड्रीज कम्युनिकेट कीजिए। मसलन अगर दादी बच्चे को हर बात पर चॉकलेट देना चाहती है और आप नहीं चाहते, तो आप कह सकते हैं, मम्मी हम जानते हैं आप बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि स्वीट्स लिमिटेड रहे। क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकती हैं? ये अप्रोच कन्फ्रंटेशनल नहीं है, लेकिन क्लियर है।
आप उनके लव और इंटेंशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हैं। हाँ, ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, खासकर हमारी कल्चर में जहां एल्डर्स को क्वेश्चन करना डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। लेकिन आपके बच्चों की वेलबींग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक की, जब बच्चे बिग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। टैंट्रम्स, मेल्टडाउन्स, क्राइंग फिट्स, ये सब बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, खासकर पब्लिक प्लेसेस में। हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है बच्चे को चुप कराना, बस करो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन हंटर बताती हैं कि ये मोमेंट्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज हैं। जब एक बच्चा मेल्ट डाउन में होता है तो वो लिटरली अपनी फीलिंग से ओवरवेल्म्ड हो गया होता है। उसका डेवलपिंग ब्रेन उन इंटेंस इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। इस मोमेंट में उसे पनिशमेंट की नहीं, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हम क्या करें? पहले अपने आप को काम रखिए, गहरी सांस लीजिए, याद रखिए कि ये मोमेंट पास हो जाएगा। फिर अगर पॉसिबल हो तो बच्चे को एक क्वाइट जगह ले जाइए जहां वो सेफली एक्सप्रेस कर सके। उसे बताइए कि आप वहां हैं, मैं यहां हूं, तुम सेफ हो, जब तुम रेडी हो तो हम बात करेंगे। कभी कभी बच्चे को बस फिजिकली हेल्ड होने की जरूरत होती है, कभी कभी उसे स्पेस चाहिए होता है। हर बच्चा डिफरेंट होता है और आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करके ये समझना होगा कि उसे क्या चाहिए। लेकिन की है काम प्रेजेंस। आपकी काम एनर्जी बच्चे को रेगुलेट होने में हेल्प करती है। हंटर यहाँ एक फैसिनेटिंग न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हैं, को रेगुलेशन। छोटे बच्चे अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, उन्हें एक रेगुलेटेड अडल्ट की जरूरत होती है जो उन्हें काम होने में हेल्प करे। जब हम काम रहते हैं जबकि हमारा बच्चा अपसेट है, तो हमारा नर्वस सिस्टम उसके नर्वस सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। ये लिटरली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब हम रिएक्टिव हो जाते हैं, बस करो अभी, तो हम उनके स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्स को पूरी तरह बदल देता है। मेल्टडाउन एक बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है जिसमें बच्चे को हमारी हेल्प की जरूरत है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हंटर शेयर करती हैं, नेम इट टू टेम इट। जब हम इमोशंस को नेम देते हैं तो हम उनकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। ब्रेन साइंस ये दिखाती है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर को काम करता है। तो जब आपका बच्चा अपसेट है तो आप उसकी फीलिंग्स को नेम कर सकते हैं। तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो ना, तुम वो टॉय चाहते थे और मैंने नहीं खरीदा, तुम नाराज हो। ये सिंपल एक्ट बहुत पावरफुल है। ये बच्चे को फील करवाता है कि उसे समझा गया है और ये उसे अपनी इमोशंस को समझने में हेल्प करता है। हंटर एक ब्यूटीफुल स्टोरी शेयर करती हैं अपने खुद के बचपन की। वे बताती हैं कि एक बार स्कूल में उनका बहुत बुरा दिन था। घर आकर वे रो रही थीं। उनकी माँ ने कहा, रोना बंद करो, इतनी छोटी बात पर रोती हो। उस मोमेंट में हंटर को फील हुआ कि उनकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। वे अपने रूम में चली गईं और अकेले रोती रहीं, लेकिन साथ में एक मैसेज भी अब्सॉर्ब हो गया, तुम्हारी फीलिंग्स वेलकम नहीं है। अब जब वे खुद पेरेंट बनी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे अपनी बेटी के साथ डिफरेंटली करेंगी। जब भी उनकी बेटी अपसेट होती, वे उसे होल्ड करती, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करती और उसे फील करवाती कि वो सेफ है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी बेटी इमोशनली ज्यादा सिक्योर थी, वो अपनी फीलिंग्स को बेटर एक्सप्रेस कर पाती थी और उनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि छोटे छोटे मोमेंट्स कितने पावरफुल होते हैं। हर बार जब हम अपने बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, हम उसकी इमोशनल फाउंडेशन को स्ट्रांग बना रहे होते हैं और ये फाउंडेशन उसकी पूरी जिंदगी में काम आएगी। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर, रूटीन्स और स्ट्रक्चर। बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इससे उन्हें सिक्योरिटी फील होती है। लेकिन हंटर एम्फसाइज करती हैं कि रूटीन रिजिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। रूटीन एक फ्रेमवर्क है, जेल नहीं। मसलन एक बेड टाइम रूटीन हो सकती है, ब्रश टीथ, चेंज क्लोथ्स, रीड अ स्टोरी, लाइट्स ऑफ। ये रूटीन बच्चे को सिग्नल करती है कि अब सोने का टाइम है और ये ट्रांजिशन को ईजियर बनाती है। लेकिन अगर किसी दिन रूटीन में थोड़ा चेंज हो जाए, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए हैं या कोई स्पेशल ओकेजन है, तो वो ओके है। बैलेंस जरूरी है। हंटर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस करती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन्स एंजाइटी क्रिएट कर सकती हैं। अगर बच्चा फील करे कि रूटीन से थोड़ा भी डिविएशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो रिजिडिटी डेवलप कर सकता है जो लेटर लाइफ में इश्यूज क्रिएट करती है। इसीलिए फ्लेक्सिबल होना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं प्ले की।
मॉडर्न पेरेंटिंग में हम अक्सर प्ले को अंडर वैल्यू करते हैं। हमें लगता है कि बच्चे को हर वक्त कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, होमवर्क, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस। लेकिन हंटर बताती हैं कि प्ले एक्चुअली बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। प्ले के थ्रू बच्चे क्रिएटिविटी सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं और अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। आजकल हर एक्टिविटी स्केड्यूल्ड और सुपरवाइज्ड है। बच्चों के पास बस फ्री प्ले करने का टाइम नहीं है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड प्ले में ही बच्चे ट्रूली क्रिएटिव होते हैं, अपनी इमेजिनेशन यूज करते हैं और इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करते हैं। हंटर सजेस्ट करती हैं कि हर दिन बच्चों को कुछ टाइम दीजिए जब वे बस प्ले कर सकें, बिना किसी अडल्ट डायरेक्शन के। हाँ, इनिशियली आपको लगेगा कि वो बोर हो रहे हैं या कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, लेकिन बोर्डम एक्चुअली क्रिएटिविटी की शुरुआत है। जब बच्चे बोर होते हैं तो वे खुद एक्टिविटीज इन्वेंट करते हैं और यही सबसे वैल्यूएबल लर्निंग है। एक और डायमेंशन है जो हंटर ब्यूटीफुली एक्सप्लोर करती है। अपने बच्चों के साथ ट्रूली प्रेजेंट रहिए। हम फिजिकली तो वहां होते हैं, लेकिन मेंटली हमारा फोन में, वर्क में या किसी और जगह होता है। बच्चे ये सेंस कर लेते हैं, वे फील करते हैं कि हम फुली एंगेज नहीं हैं। हंटर चैलेंज देती हैं, हर दिन कम से कम 15 मिनट अपने बच्चे के साथ ट्रूली प्रेजेंट रहिए। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट कंप्लीट अटेंशन। इन 15 मिनट्स में बच्चा डिसाइड करे कि क्या करना है और आप बस पार्टिसिपेट कीजिए। ये प्रैक्टिस आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये छोटा सा कमिटमेंट बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये बच्चे को मैसेज देता है, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरा टाइम डिजर्व करते हो, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। और ये मैसेज बच्चे की सेल्फ वर्थ की फाउंडेशन बनता है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर। जब हमारे बच्चे स्ट्रगलिंग होते हैं, एकेडमिकली, सोशली, इमोशनली, हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है उन्हें फिक्स करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन हंटर बताती हैं कि समटाइम्स सबसे बड़ी गिफ्ट हम अपने बच्चों को दे सकते हैं वो है उन पर ट्रस्ट करना कि वे अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम उनके साथ खड़े रहें, सपोर्ट करें, गाइड करें, लेकिन उन्हें अपनी बैटल्स लड़ने दें। जब हम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो हम इम्प्लिसिटली ये मैसेज दे रहे होते हैं, तुम खुद ये नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन जब हम उन्हें स्ट्रगल करने देते हैं, सेफ बाउंड्रीज के अंदर, जब हम उन्हें अपने सॉल्यूशंस फाइंड करने देते हैं, तो हम उनमें रेजिलियंस बिल्ड कर रहे होते हैं। रेजिलियंस ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। रेजिलियंस ये है कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उनसे डील कर सकती हूं। हंटर एक पावरफुल मंत्रा शेयर करती हैं, आई हैव कॉन्फिडेंस इन यू टू फिगर दिस आउट। ये सिंपल सेंटेंस बहुत इंपैक्टफुल है। ये बच्चे को एम्पावरमेंट फील करवाता है। हाँ, आप वहां हैं अगर उसे हेल्प चाहिए, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में हम बहुत सारी आर्टिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो टीवी नहीं देख सकते। लेकिन हंटर सजेस्ट करती हैं कि जहां पॉसिबल हो, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को काम करने दीजिए। मसलन अगर बच्चा अपना लंच पैक करना भूल जाता है तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो स्कूल में भूखा रहेगा। ये एक पावरफुल लेसन है, अगली बार वो रिमेंबर करेगा। लेकिन अगर हम हर बार उसका लंच स्कूल पहुंचा देते हैं तो वो ये लेसन नहीं सीखता। हाँ, ये पेनफुल है उसे स्ट्रगल करते देखना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में उसके लिए बेटर है। बेशक हमें जजमेंट यूज करनी होगी, अगर कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हैं तो हमें इंटरवीन करना होगा, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इफेक्टिव टीचर्स हैं। हंटर अब डिस्कस करती हैं कम्युनिकेशन की। वे बताती हैं कि हम जो कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे कहते हैं। टोन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब मैसेज कन्वे करते हैं। आप शब्दों से कह सकते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर आपका टोन इरिटेटेड है और आप फोन में देख रहे हैं तो बच्चा क्या रिसीव करेगा। इसीलिए कॉन्शियस कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अवेयर होना कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, वर्बली और नॉन वर्बली दोनों। जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो उनकी आई लेवल पर आना, आई कांटेक्ट बनाना, काम टोन यूज करना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत डिफरेंस क्रिएट करती हैं। हंटर एक और फैसिनेटिंग पॉइंट शेयर करती हैं, हमारे वर्ड्स की पावर। वर्ड्स लिटरली बच्चों की आइडेंटिटी शेप करते हैं। जब हम रिपीटेडली कहते हैं तुम इतने मैसी हो, तो बच्चा ये बिलीव करने लगता है कि वो मैसी है और फिर वो अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगता है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है।
इसलिए हमें अपने वर्ड्स के बारे में वेरी कॉन्शियस होना चाहिए। बच्चों को लेबल मत कीजिए, तुम लेजी हो, तुम स्टबर्न हो, तुम शाय हो, बल्कि बिहेवियर्स एड्रेस कीजिए, जैसे तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया। ये डिफरेंस सटल लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। अब आते हैं किताब के एक सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स पर, अपने ओन चाइल्डहुड वुंड्स को हील करना। हंटर बताती हैं कि हम सब अपने बचपन से कुछ वुंड्स लेकर चलते हैं। शायद हमें इनफ लव नहीं मिला, शायद हमें क्रिटिसाइज किया गया, शायद हमारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया गया, शायद हम निग्लेक्टेड फील करते थे। ये वुंड्स हमारी पेरेंटिंग को डीपली अफेक्ट करते हैं। अगर बचपन में हमें हर वक्त परफेक्ट होने का प्रेशर था, तो हम अपने बच्चों पर भी वही प्रेशर डालेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो हमें अपने बच्चों से इमोशनली कनेक्ट करने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन इन वुंड्स को हील किया जा सकता है। पहला स्टेप है उन्हें एक्नॉलेज करना। ये एक्सेप्ट करना कि हमारे पास्ट ने हमें हर्ट किया है और ये ओके है। दूसरा स्टेप है कंपैशन, अपने यंगर सेल्फ के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। तीसरा स्टेप है कॉन्शियस चॉइसेस बनाना कि हम डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करेंगे। हंटर सजेस्ट करती हैं कि अगर जरूरत हो तो थेरेपी लेने में हेजिटेट मत कीजिए। थेरेपी कोई वीकनेस की निशानी नहीं है, ये स्ट्रेंथ की निशानी है। ये शो करता है कि आप खुद को और अपने फैमिली को इंप्रूव करने के लिए कमिटेड हैं। अब बात करते हैं कपल रिलेशनशिप की, क्योंकि हेल्दी कपल रिलेशनशिप हेल्दी पेरेंटिंग का फाउंडेशन है। हंटर बताती हैं कि बच्चे आने के बाद कपल्स अक्सर अपनी रिलेशनशिप को निग्लेक्ट कर देते हैं। सारा फोकस बच्चों पर होता है और कपल का कनेक्शन वीक होने लगता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कपल रिलेशनशिप एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जब बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हेल्दी वेज में रिजॉल्व करते हैं, तो वे ये सब सीखते हैं। कपल रिलेशनशिप एक्चुअली बच्चों के लिए हेल्दी रिलेशनशिप्स का फर्स्ट मॉडल है। इसीलिए अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर डेट नाइट्स, भले ही वे घर पर ही हों, डेली चेक इन्स जहां आप दोनों अपने दिन के बारे में बात करें, और कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये प्रैक्टिसेस रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखती हैं। हंटर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करती हैं, पेरेंटिंग में टीम वर्क। जब पार्टनर्स एक टीम की तरह काम करते हैं, जब वे सेम पेज पर होते हैं, तो पेरेंटिंग मच स्मूदर होती है। लेकिन अक्सर पार्टनर्स की पेरेंटिंग स्टाइल्स डिफरेंट होती हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। सोल्यूशन है रेगुलर पेरेंटिंग डिस्कशंस। सिट डाउन विद योर पार्टनर और डिस्कस करिए कि आप दोनों किस तरह के वैल्यूज अपने बच्चों में इंस्टिल करना चाहते हैं, किस तरह की डिसिप्लिन अप्रोच यूज करना चाहते हैं, कैसी बाउंड्री सेट करना चाहते हैं। जब आप दोनों अलाइंड होंगे तो बच्चों को भी क्लैरिटी होगी। किताब के अंत में हंटर एक ब्यूटीफुल विजन शेयर करती हैं। इमेजिन कीजिए एक वर्ल्ड जहां हर बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करे, जहां हर बच्चा अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, जहां हर बच्चा अनकंडीशनली लव्ड फील करे। ये वर्ल्ड पॉसिबल है, लेकिन ये हमसे शुरू होती है, हम पेरेंट्स से, हम अडल्ट से, जो कॉन्शियसली चूज करते हैं कि हम डिफरेंटली करेंगे, कि हम जेनरेशनल पैटर्न्स तोड़ेंगे, कि हम अपने बच्चों को बेटर तरीके से रेज करेंगे। ये जर्नी इजी नहीं है। कुछ दिन आप फेल फील करेंगे, कुछ दिन आप वही गलतियां दोहराएंगे जो आप नहीं दोहराना चाहते थे, लेकिन ये ओके है। पेरेंटिंग परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस के बारे में है। हर दिन थोड़ा बेटर होने की कोशिश करना, हर दिन थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होना, यही काफी है। और याद रखिए, जब आप अपने बच्चों को माइंडफुली रेज करते हैं, तो आप सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बदल रहे, आप जेनरेशंस को बदल रहे हैं। आपके बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों के साथ यही करेंगे। ये रिपल इफेक्ट है जो आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी लेगेसी है। हंटर की ये किताब हमें याद दिलाती है कि गुड ह्यूमंस रेज करने के लिए हमें पहले खुद गुड ह्यूमन बनना होगा। हमें अपने अंदर के वुंड्स को हील करना होगा, अपने ट्रिगर्स को समझना होगा, अपने पैटर्न्स को तोड़ना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें खुद के साथ कंपैशनेट होना होगा। तो आज से शुरू कीजिए, एक स्मॉल स्टेप लीजिए। शायद आज आप अपने बच्चे को पूरे 15 मिनट बिना फोन के अटेंशन दें। शायद आज जब आपका बच्चा अपसेट हो तो रिएक्ट करने के बजाय पॉज करें। शायद आज आप अपने बच्चे से माफी मांगे उस बात के लिए जो आपने कल गुस्से में कह दी थी। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये पावरफुल हैं, ये ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। और याद रखिए, जब आप अपने बच्चों को माइंडफुली रेज करते हैं, तो आप सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी नहीं बदल रहे, आप जेनरेशंस को बदल रहे हैं। आपके बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों के साथ यही करेंगे। ये रिपल इफेक्ट है जो आगे बढ़ता रहेगा। ये आपकी लेगेसी है। हंटर की ये किताब हमें याद दिलाती है कि गुड ह्यूमंस रेज करने के लिए हमें पहले खुद गुड ह्यूमन बनना होगा। हमें अपने अंदर के वुंड्स को हील करना होगा, अपने ट्रिगर्स को समझना होगा,
अपने पैटर्न्स को तोड़ना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें खुद के साथ कंपैशनेट होना होगा। तो आज से शुरू कीजिए, एक स्मॉल स्टेप लीजिए। शायद आज आप अपने बच्चे को पूरे 15 मिनट बिना फोन के अटेंशन दें। शायद आज जब आपका बच्चा अपसेट हो तो रिएक्ट करने के बजाय पॉज करें। शायद आज आप अपने बच्चे से माफी मांगे उस बात के लिए जो आपने कल गुस्से में कह दी थी। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये पावरफुल हैं, ये ट्रांसफॉर्मेटिव हैं।